राजनीति विज्ञान, ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में चुनाव, सरकारें और कानून यही सब आता होगा। पर कभी सोचा है कि इस पूरे सब्जेक्ट की शुरुआत आखिर की किसने? आज हम उसी इंसान की कहानी जानेंगे जिसे 2000 साल से भी ज्यादा समय से राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, अरस्तु। पर ये सिर्फ एक टाइटल तो है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि राजनीति की पूरी पढ़ाई ही उनसे शुरू हुई मानी जाती है? चलिए इस सफर में साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हम जो भी बात करेंगे वो सीरियस अकादमिक रिसर्च पर आधारित होगी। हम सीधे उन स्रोतों में जाएंगे जो बताते हैं कि अरस्तु की ये विरासत इतनी मजबूत आखिर है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। क्या अरस्तु सच में पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे? इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो उनसे पहले किसी और ने नहीं किया था। देखिए, ये बात कोई आज की नहीं है। जैसा कि अकादमिक स्रोत बताते हैं, मैक्सी जैसे बड़े बड़े थिंकर्स तो सदियों पहले ही ये मान चुके थे कि अरस्तु ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक साइंस की तरह देखा। अच्छा, अरस्तु के इस क्रांतिकारी नजरिए को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो है उनकी तुलना उनके ही गुरु महान दार्शनिक प्लेटो से करना। यहीं पर हमें पता चलता है कि शिष्य ने गुरु से कितना अलग रास्ता चुना था। देखिए, प्लेटो थे एक आइडियलिस्ट, एक आदर्शवादी। वो आसमान में एक परफेक्ट स्टेट का सपना देखते थे, एक ऐसी दुनिया जो शायद सिर्फ ख्यालों में ही मुमकिन थी। वहीं अरस्तु जमीन पर उतर आए। उनका ध्यान इस बात पर था कि दुनिया असल में काम कैसे करती है। उन्होंने आसमान से जमीन की तरफ देखने के बजाय जमीन से सबूत इकट्ठा करके आसमान की तरफ देखना शुरू किया। और जब हम कहते हैं कि उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, तो इसका मतलब वाकई सबूतों से है। अपने सिद्धांत बनाने के लिए उन्होंने एक दो नहीं, बल्कि उस समय के पूरे 158 अलग अलग संविधानों को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया। जरा सोचिए, ये डेटा पर आधारित राजनीति का पहला और कितना बड़ा उदाहरण था। यही थी उनकी साइंटिफिक मेथड। सिर्फ ख्यालों में खोने की जगह उन्होंने दुनिया को वैसे ही देखा जैसी वो थी। उन्होंने मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखा, उनको कंपेयर किया और फिर अपने सिद्धांत बनाए। और बस इसी एक कदम ने राजनीति को दर्शन के बादलों से निकालकर साइंस की ठोस जमीन पर ला खड़ा किया। तो ठीक है, इस साइंटिफिक मेथड को यूज करके अरस्तु ने क्या पता लगाया? चलिए उनके पहले बड़े सिद्धांत पर आते हैं। एक राज्य आखिर बनता कैसे है? अरस्तु के लिए ये कोई इंसानी आविष्कार नहीं था। ये अरस्तु के सबसे मशहूर विचारों में से एक है और ये उनके पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी की नींव है। उनका मानना था कि इंसानों का समाज में एक साथ रहना उतना ही नेचुरल है जितना कि हमारा सांस लेना। उन्होंने इसे एक नेचुरल ग्रोथ की तरह देखा। कहानी शुरू होती है परिवार से, जो हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करता है। फिर कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, और जब कई गांव एक साथ आते हैं तो बनता है राज्य, या जिसे यूनानी पोलिस कहते थे। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर समुदाय था जिसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी जीना था। और ये सोच उनके ओरिजिनल लेखों के बिल्कुल सेंटर में है। उनके हिसाब से राज्य कोई बाहर की चीज नहीं है जो हम पर थोपी गई हो, बल्कि ये तो मानव समाज के विकास की सबसे ऊंची सीढ़ी है। तो ठीक है, अगर राज्य एक नेचुरल कम्युनिटी है तो सवाल ये उठता है कि इसमें कौन शामिल है और कौन नहीं। यहीं पर अरस्तु के विचार थोड़े कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, खासकर जब हम नागरिकता और गुलामी पर उनके विचारों को देखते हैं। उनके हिसाब से नागरिक होना मतलब सिर्फ किसी देश में रहना नहीं था। नहीं, एक असली नागरिक तो वो था जो सरकार चलाने में और न्याय करने में सीधा सीधा हिस्सा लेता था। ये एक बहुत एक्टिव रोल था, सिर्फ एक आई कार्ड नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर नागरिकता एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो फिर उन लोगों का क्या जो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे? ये सवाल हमें अरस्तु की फिलॉसफी के सबसे मुश्किल और परेशान करने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। उनके लेख प्राकृतिक दासता या नेचुरल स्लेवरी नाम के एक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो आज हमें बहुत अजीब और गलत लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अरस्तु ने अपने समाज को किस नजरिए से देखा था।
तो इस थ्योरी के हिसाब से अरस्तु का मानना था कि कुछ लोग तो पैदा ही होते हैं राज करने के लिए और कुछ लोग राज किए जाने के लिए। उनका तर्क था कि कुछ लोगों के पास केवल फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जबकि दूसरों के पास तर्क करने और शासन चलाने की दिमागी क्षमता होती है। उनके अपने शब्दों में, जो स्वभाव से अपना नहीं है वो दास है। ये एक ऐसा विचार है जिसकी आज बहुत आलोचना होती है, लेकिन ये उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा था जो ये तय करता था कि नागरिक कौन है और कौन नहीं। तो अब इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, उनकी साइंटिफिक मेथड, राज्य की उनकी थ्योरी और नागरिकता पर उनके विचार। अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं, आखिर क्यों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? इसका जवाब उनके इन महान योगदानों में छिपा है। उन्होंने ही सबसे पहले राजनीति को एक अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाया। उन्होंने ही तुलनात्मक विश्लेषण यानी कंपैरेटिव एनालिसिस की शुरुआत की। उन्होंने ही सरकार की वो 3 शाखाएं बताईं जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने किसी एक इंसान के शासन से ऊपर कानून के राज का आइडिया दिया और संविधानवाद की नींव रखी। यहाँ तक कि उन्होंने क्रांति क्यों होती है इसका भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। सीधे शब्दों में कहें तो अरस्तु ने ही राजनीति को अटकलों और ख्यालों की दुनिया से निकालकर सबूतों पर आधारित एक साइंस बनाया। उन्होंने वो नियम दिए, वो तरीके दिए और वो बेसिक आइडियाज दिए जिन पर आज भी पॉलिटिकल साइंस की पूरी इमारत खड़ी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अरस्तु अपने यथार्थवादी और डेटा आधारित नजरिए के साथ आज की दुनिया को देखते तो वो हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे संघर्षों के बारे में, हमारी सरकारों के बारे में क्या कहते? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि 2000 साल बाद भी अरस्तु कितने रेलेवेंट हैं।